प्रॉफिट सॉरी करंट टैक्स, बल्कि कैलकुलेशन ऑफ, अभी करंट टैक्स तो दूसरा स्टेप है, टैक्सेबल प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल प्रॉफिट। सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे जी अकाउंटिंग प्रॉफिट से। And accounting profit is given in a question which is rupees 280,000. This one is rupees 280,000. ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमने वो तमाम एक्सपेंसेस ऐड बैक करने हैं जो चाहे वो डिसअलाउड हो चाहे वो इनएडमिसिबल हो। तो पहले हम एक्सपेंसेस की तरफ आएंगे, ऐड बैक। ठीक है, और लिख रहे हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इंक्लूडेड इन अबव प्रॉफिट वाज 65,000, टैक्स अलाउड 54,000 एज कैपिटल अलाउंस। टैक्स डेप्रिसिएशन को एक्सेप्ट करता है लेकिन उसका अमाउंट जो कैलकुलेशन है वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से अमाउंट डिफर कर रही है। तो इसलिए याद रखिएगा कि जो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है वो टैक्स डिसअलाउ कर रहा है, उसको ऐड बैक कर दो, ऐड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ऐड करूंगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और कितनी अमाउंट से, 65,000 से। ये मिनर कॉलम में लिखूंगा और यहाँ सारा ऐड करके वहां ले जाओ। अच्छा, अब ये अमाउंट हमारी हो गई। अब अभी फिलहाल मैं सिर्फ डिसअलाउड एक्सपेंसेस को और इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस को ऐड बैक कर रहा हूँ। अब यहाँ लिखते हैं accrued interest expense at start and end of the year were 19,000 and 25,000, ठीक है, respectively, यार respectively. Tax allowed to recognize 37,600 as expense, which is interest paid. यानी in other words tax हमें ये allow कर रहा है कि आप expense तब record कर सकते हो जब actual pay की है। तो जो हमने अकाउंटिंग में कौन सा एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, अकाउंटिंग में वो करते हैं जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन अगर आप गौर से देखो तो हमें ओपनिंग अप्रूवल भी गिवन है, क्लोजिंग अप्रूवल भी गिवन है, 2 अप्रूवल गिवन है और टैक्स पेड भी गिवन है, सॉरी टैक्स कह रहा हूँ, इंटरेस्ट पेड भी गिवन है। तो इसकी मदद से हम पहली वर्किंग बनाएंगे यहाँ पर, जिस तरह आप पहले भी FR1 में भी पढ़ के आए हो, सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर भी। तो यहाँ मैं अक्रूड इंटरेस्ट का लेजर बनाता हूं और अक्रूड इंटरेस्ट एक्सपेंस का। अब मुझे बताइए अक्रूड का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट? यकीनन ये लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस के अगेंस्ट जो अक्रूवल होती है वो लाइबिलिटी होती है। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होगा एंड द ओपनिंग बैलेंस इज 19,000 और क्लोजिंग बैलेंस 25,000। जितना भी आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस चार्ज किया है वो यहां पर आएगा और जो आपने टैक्स पे किया है दैट इज 37,600। ठीक है, ये सामने क्वेश्चन आपके सामने, इसको प्लस करने तो 62,600, ये 62,600 जो है इसमें से 1,900 माइनस कर दें और ये आ जाता है कैश। और इसको अगर हम कैलकुलेट कर लें, कैश सॉरी इनकम एसओसीआई की जो एक्सपेंस को चार्ज करें, 62,600 में से अगर हम 19 लेस करते हैं तो 43,600। 43,600 ये मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया। अब ये जो भी इंटरेस्ट एक्सपेंस की अमाउंट आई है इसको हम ऐड बैक कर लेंगे 43,600 से। अब ये ट्रांजैक्शन भी मुकम्मल हो गई। अब आइएगा तीसरा, फाइन ऑफ रुपीज 16,000 वाज इंक्लूडेड इन अबव प्रॉफिट, यानी ये जो आपने ऐड किया हुआ प्रॉफिट में, यानी ये एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ फाइन, पेनल्टी आपने पे की है, तो आप जितनी फाइन्स वगैरह है, पेनल्टीज हैं, इसका मतलब कुछ नहीं भी लिखा होता ये याद रखिएगा ये डिसअलाउड एक्सपेंस होते हैं, यानी एबनॉर्मल कोई भी एक्सपेंस टैक्स नहीं मानेगा। तो ये 16,000 रुपीज की अमाउंट है।
इसको ऐड बैक कर दिया। और ये अब मैं फर्दर अगर इन तीनों में डिस्टिंग्विश करूं तो याद रखिएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मेरा डिसअलाउड एक्सपेंस नहीं है, ये इनएडमिसिबल एक्सपेंस है। इंटरेस्ट एक्सपेंस इनएडमिसिबल एक्सपेंस है, लेकिन फाइन मेरा डिसअलाउड एक्सपेंस है, ये डिसअलाउड हो गया। इसके बाद नंबर 4 देखें, डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ 900,000 वाज कैपिटलाइज्ड, बिल्कुल ठीक है, हमने कैपिटलाइज की अकाउंटिंग में, एंड अमोर्टाइज ओवर 15 इयर्स, और 15 साल में हम इसको अमोर्टाइज कर रहे हैं। तो इसका मतलब अकाउंटिंग में हमने अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड की हुई है, क्योंकि बाकी तो एसेट है ना, एसेट का इससे ताल्लुक नहीं है। जैसे पीपीई तो मैं कहीं नहीं लेके आया ना, लेकिन पीपीई पे डेप्रिसिएशन तो अकाउंट फॉर होगी। इसी तरह डेवलपमेंट कॉस्ट इनटेंजिबल एसेट है, तो इसके ऊपर जो अमोर्टाइजेशन है वो तो बिल्कुल आएगी कि 15 साल में आपने इसको अमोर्टाइज किया है, कर रहे हैं। टैक्स डिसअलाउड 10% ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट, टैक्स पहली बात तो ये वो कहता है जी कि एक तो 10% में टोटली डिसअलाउ करता है, ठीक है, वो जो डिसअलाउ हो गया, और जो रिमेनिंग है उसको वो कहते हैं जी मैं अमोर्टाइज करेंगे आप इसको ओवर 10 इयर्स पीरियड, ठीक है। तो इसलिए एड बैक का क्या होगा, एक तो ऑब्वियसली जो डिसअलाउ कर रहा है डेवलपमेंट कॉस्ट, ठीक है, क्या उसको मुझे एक्सपेंस आउट करना है। अब ये पॉइंट बड़ा अहम है, टैक्स डिसअलाउ कर रहा है डेवलपमेंट कॉस्ट को, ठीक है, जब डिसअलाउ कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो इसको नहीं मान रहा। तो हमने कौन सा एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ, हमने भी तो एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया हुआ ना इसके अगेंस्ट, डेवलपमेंट कॉस्ट के अगेंस्ट, लेकिन ये हमने कोई एक्सपेंस नहीं रिकॉर्ड, हमने सिर्फ अमोर्टाइजेशन इसमें ऐड बैक करनी है। ये याद रखिएगा, मैंने एक लाइन लिखी थी आखिर में, उसको माइंड में रखना है। आई हैव टोल्ड यू दैट only accounting treatment is required to be reversed. अब accounting treatment क्या है कि we have to amortize it over a 15 years. तो अगर आप 900,000 को 15 पे डिवाइड करें 60,000 की अमाउंट जो है वो मेरे यहाँ पर आ गए। अच्छा, अब जरा आगे चलिएगा, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है जो स्टूडेंट्स को रहती है, मैंने खैर पहले ही क्वेश्चन में डाल दी आपको। चले एनी टैक्स डिसअलाउड 10% ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट, डेवलपमेंट कॉस्ट टैक्स डेवलपमेंट कॉस्ट की 10% कॉस्ट को डिसअलाउ करता है। जब टैक्स डिसअलाउ कर रहा है, यानी डिसअलाउ का मतलब है टैक्स इसको सिरे से मान ही नहीं रहा, ना वो इसको मान रहा है कैपिटलाइज करना, ना इसको मान रहा है एक्सपेंस आउट करना। तो अब इसको नॉर्मली डिसअलाउड को हम ऐड बैक करते हैं, जैसे मैंने फाइन को किया है, लेकिन वो तब करते हैं जब वो एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड हो चुका हो। अगर गौर से देखें तो फाइन में ऑलरेडी एक्सपेंस रिकॉर्ड कर चुका हूँ, ठीक है। अब अगर वो डिसअलाउ हो रहा है तो मैं इसको ऐड बैक करूंगा, लेकिन डेवलपमेंट कॉस्ट में प्रॉफिट एंड लॉस में इसकी एक अमाउंट भी नहीं ले गया, तो लिहाजा ये अगर डिसअलाउड हो रहा है तो मैं ऐड बैक तो नहीं कर सकता, इसको इसी तरह आप छोड़ेंगे और कोई अमाउंट नहीं आएगी इसमें। आगे आगे चलें, एग्रीकल्चरल इनकम है वो इंक्लूडेड है प्रॉफिट में, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ये प्लस नहीं होनी, ये माइनस होनी है, तो लिहाजा प्लस वाली मेरी 4 ही चीजें आई, ठीक है। लेकिन भारत इसको अभी क्लोज ना करें, सम टाइम ऐसा होता है कि बाद में हमें पता लगता है कि कुछ अमाउंट आ रही है, थोड़ा सा स्पेस दो के मैं लेस की तरफ आ जाता हूं। अब आइएगा यहाँ पर दोबारा से, टैक्स जो आपने ऐड बैक किया था उसके अगेंस्ट जो टैक्स ट्रीटमेंट है उसको मैंने दोबारा भी तो इनकॉर्पोरेट करना है ना। अब जैसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमें हमें उसने कहा था जी कि ये इनएडमिसिबल है, लेकिन टैक्स एडमिसिबल भी तो कर रहा है, अलाउ भी तो कर रहा है, कितनी 54,000 रुपीज की एज अ कैपिटल अलाउंस, तो लिहाजा मैं इसमें से कैपिटल अलाउंस लेस कर रहा हूँ, कैपिटल अलाउंस लेस कर देता हूँ, और कैपिटल अलाउंस मेरे पास आ रहा है 54,000, ठीक है। नेक्स्ट आइए, accrued interest expense at start of end of the year 19,025, इसकी हमने कैलकुलेशन की थी 43,600 का इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड बैक कर दिया था, लेकिन अलाउड क्या है कि जितना आपने इंटरेस्ट पे किया है वो बिल्कुल आप एक्सपेंस रिकॉर्ड कर सकते हो। जब एक्सपेंस रिकॉर्ड करूंगा तो प्रॉफिट मेरा कम हो जाएगा, तो इंटरेस्ट पेड मेरा यहाँ आ जाएगा 37,600, ये दोनों माइनस हो रहे हैं, वैसे तो लेस का साइन भी मैंने वहां लेस लिखा हुआ है। उसके बाद थर्ड आइएगा, फाइन ऑफ ₹16,000 वाज इंक्लूडेड इन अवर प्रॉफिट, वो तो डिसअलाउ हो गया, हमने ऐड कर दिया, और डिसअलाउड के लिए सेकंड इफेक्ट नहीं आता, यानी वो तो टोटली परमानेंट है, वो तो डिसअलाउ हो गया, खत्म हो गया, वो दोबारा ऐड नहीं होगा उसके लिए, यानी लेस नहीं होगा।
अगर आप गौर से देखें तो डेप्रिसिएशन ऐड हुई पहले, फिर मैंने लेस की, इंटरेस्ट एक्सपेंस पहले ऐड हुआ, फिर इंटरेस्ट पेड लेस हुआ, यानी वो एक मतलब ऐड हो रहा है, एक मतलब लेस हो रहा है। लेकिन ऐसी आइटम जो परमानेंट नेचर की हो, वो अगर ऐड होगी तो दोबारा लेस नहीं होगी, लेस होगी तो दोबारा ऐड नहीं होगी, उसका एक इफेक्ट होगा। अब नंबर 4 पे आइएगा। अब जरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आते हैं। अकाउंट टैक्स ट्रीटमेंट, टैक्स ये कहता है जी 10% तो मैंने डिसअलाउ कर दिया, वो तो निकल गया, 90,000 की अमाउंट सिरे से निकल गई। अब रह गया मेरा, इसका मतलब टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं 810 कैपिटलाइज कर रहा हूँ, ये मैं इस कलर से लिख रहा हूँ, 810 कैपिटलाइज कर रहा हूँ टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और इसको वो टैक्स अलाउ कर रहा है 10 ईयर्स में अमोर्टाइज करो, तो ठीक है, हम अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड करते हैं, इसको हम लिखेंगे टैक्स अमोर्टाइजेशन। और टैक्स अमोर्टाइजेशन कितना है, 810 81,000, सॉरी डिवाइडेड बाय 10 करेंगे ना, 81,000। यानी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन आप देखो ऐड हुई और टैक्स डेप्रिसिएशन लेस हुई। हाँ, दरमियान में जो डिसअलाउड है वो खुद ब खुद निकल गया, वो डिफरेंस जो है ना वो खत्म हो जाएगा साल के एंड पे जाकर, जिस वक्त इनकी लाइफ कंप्लीट होगी। अब आएगा एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ 10,000 वाज इंक्लूडेड इन अबव प्रॉफिट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अब ये मेरे प्रॉफिट में शामिल है और टैक्सेस को टोटली एग्जेम्प्ट कर रहा है, तो एग्जेम्प्ट कर रहा है तो लेस करूंगा मैं इसमें, तो एग्जेम्प्ट इनकम, और एग्जाम्प्ट इनकम मैंने लेस कर दी क्योंकि उस पर मुझे टैक्स पे नहीं करना, अकाउंटिंग में आएगी लेकिन टैक्स में नहीं आएगी, और ये अमाउंट है 10,000 की, ये लेस किया। अच्छा, अब मैंने बताया था जो परमानेंट नेचर की चीज होती है वो एक मरतबा लेस हो गई तो दोबारा ऐड नहीं होगी, या पहली मरतबा ऐड हो गई तो दूसरी मरतबा लेस नहीं होगी, ये सारी डिस्कशन हम माइनस वाले भी देख लें। चेक कर लीजिएगा, ये मैंने जुबानी कैलकुलेशन की है, गलत भी हो सकती है। अच्छा, बहरहाल गलत है सही है वो बात का मसला, हम तो सिर्फ टैक्सेबल प्रॉफिट निकाल रहे हैं, अगर गलती होगी भी है तो आप ठीक कर लेंगे। अब इसको प्लस माइनस किया तो ये ओवरऑल 283,000 बन गया। दिस इज नॉन एज टैक्सेबल प्रॉफिट, टैक्सेबल प्रॉफिट, ये मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट, ठीक है। अब इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछे, मैं और एग्जांपल अभी करवाऊंगा। जी, चलिए ठीक है, मैं फुल शेयर करता हूँ आपसे, स्क्रीन शेयर कर। अच्छा, ये आपका एक क्वेश्चन है, इसको मैं एनलार्ज कर देता हूँ। अच्छा, अब वो ये लिख रहा है कि कैलकुलेट द टैक्सेबल प्रॉफिट। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ टैक्सेबल प्रॉफिट जो हमने पढ़ी है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद द टैक्स रूल्स, दिस इज नॉन एज टैक्सेबल प्रॉफिट, ठीक है। तो ये टैक्सेबल प्रॉफिट अब हमने कैलकुलेट करना है 30 जून 2016 का विद कंपैरेटिव, यानी अब 2 साल का कैलकुलेट करना है, जो भी साल होंगे वो देख लेते हैं इसमें। तो given below are the information relating to Neha Industries Limited for the year ended June 30, 2016, ठीक है। अब ये क्यों ना यहीं पे हम कैलकुलेट कर लें, इसी क्वेश्चन में ही हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इंसर्ट करते हैं टेबल, और 2 साल का डाटा है तो 2 साल के कॉलम बना लेते हैं, दैट्स ओके, दिस वन। और ये अमाउंट जो है रुपीज इन मिलियन है, 2016 और फिर 2015,
रुपीज इन मिलियन, रुपीज इन मिलियन। अच्छा अब देखते हैं जी, सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में पहली एडजस्टमेंट क्या दी हुई है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर एंडेड जून 30 2016 वाज रुपीस 250 मिलियन, 100 मिलियन फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2015। ये दो दिए हुए हैं मुझे, दोनों सालों की, जो कि कंपैरेटिव मांगा हुआ है, दोनों सालों की मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो मैं सबसे पहले यहाँ लेता हूँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा 2016 में हमें दिया हुआ है 250 मिलियन। मैं पॉइंट्स इसलिए लगा रहा हूँ, हो सकता है कि कहीं पर हमें पॉइंट्स की जरूरत पड़ जाए तो 2 डेसिमल तक हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। और पिछले साल का प्रॉफिट भी हमें दिया हुआ था 100 मिलियन। ठीक है, अब इसके बाद हम पहले इसमें ऐड बैक करेंगे वो तमाम एक्सपेंसेस जो इनएडमिसिबल नेचर के हैं। अब चूंकि मैं तो इसी को कर रहा हूँ तो मैं दोनों ले लेता हूँ, लेस करूंगा यहाँ पर जो आपके एक्सपेंसेस आए, ऐड वाले अलग लेंगे और लेस वाले अलग। अब चूंकि एक ही कॉलम मेरा चल रहा है, यानी दो कॉलम चल रहे हैं, अब पहले तो इनर कॉलम में हम कैलकुलेशन करते हैं, अब इसी में करेंगे। ठीक है, यानी ऐड वाले इसी में ऐड करके टोटल कर लेंगे और लेस वाले इसी में टोटल करके लेस कर लेंगे, एक ही कॉलम हम यूज करें। बल्कि हम इसको थोड़ा सा यहाँ ले आता हूँ मैं, ये भी आपको समझ आ जाएगी मैंने क्या किया। छोड़ अब second transaction. During the year, company created a provision for warranty of rupees 20 million, 15 million during 2015. देखो टैक्स किसी एक्सपेंस के बारे में अगर आपको क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो, ये प्लीज मेरी बात याद रखिएगा, अगर किसी क्वेश्चन में कुछ ना लिखा होगा टैक्स रूल क्या है, अकाउंटिंग तो आपको आना चाहिए, तो हमेशा आपने कैश बेसिस पे लेना था, टैक्स में हमेशा कैश बेसिस पे लेना। अब जैसे यहाँ पर ये प्रोविजन आ गई, अब ये नहीं बताया हुआ बल्कि अगला भी पढ़िएगा, 3 प्रोविजन ऑफ 22 मिलियन वाज पेड ड्यूरिंग 2016, 12 मिलियन ड्यूरिंग 2015, बैलेंस ऑफ प्रोविजन एज ऑन जुलाई 1 2014 वाज 70 मिलियन। तो सब कुछ गिवन होने के बावजूद जो है, लेकिन ये नहीं बताया कि टैक्स रूल्स क्या है। ठीक है, नीचे भी देखे तो कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। तो सिंपल इसमें हम क्या करेंगे, जिसमें अगर ये 22 मिलियन के अमाउंट ये जो आएगा, तो इसमें हम प्रिंसिपल क्या लगाएंगे कि टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या वो एक्सपेंस लेंगे जो पेड है। ठीक है, सो अब आप ऐड बैक करेंगे प्रोविजन, जो आपने प्रोविजन चार्ज टू एसओसीआई। अब देखिए कितनी चार्ज की है, और लिखता है ड्यूरिंग द ईयर कंपनी क्रिएटेड अ प्रोविजन ऑफ 20 मिलियन, 20 मिलियन की इस साल में क्रिएट की, और यही प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज हुई और एसओसीआई को पिछले साल 12 मिलियन की। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ पर मैं आऊंगा और इस साल की प्रोविजन 20 मिलियन आ गई और पिछले साल की प्रोविजन 15 मिलियन, राइट। लेकिन इससे आगे चलें, टैक्स ये कहता है जी कि प्रोविजन वो आप एज एक्सपेंस लोगे जो पेड है, और वो भी गिवन है थर्ड में, प्रोविजन ऑफ रुपीज 22 मिलियन वाज पेड ड्यूरिंग 2016। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर पेमेंट अगेंस्ट प्रोविजन, और प्रोविजन के अगेंस्ट जो अमाउंट आ रही है वो मेरी आ रही है 22 मिलियन इस साल की, और पिछले साल आपने पे किया था सिर्फ 12 मिलियन। ये पहली ट्रांजैक्शन होगी। ठीक है जी, अब आइएगा नेक्स्ट में लीज में। अच्छा, अब लीज अभी हमने पढ़ा नहीं, IFRS 15 नहीं पढ़ा, देखिए अभी टैक्स के पॉइंट यानी इसके पॉइंट से, अकाउंटिंग के पॉइंट से मैं आपको बता दूं, डेफर्ड टैक्स के हवाले से सिर्फ दो चीजें याद रखनी है। हमारी लीज होती है दो, फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंस लीज में हम बाकायदा एसेट रिकॉग्नाइज करते हैं, तो जितनी डेप्रिसिएशन हम एसेट पे रिकॉर्ड करेंगे वो डिसअलाउड है, वो टैक्स नहीं मानता। ठीक है, नंबर 2, जितनी फाइनेंस कॉस्ट इंटरेस्ट आपने लीज पे किया वो भी टैक्स डिसअलाउ कर देता है। और टैक्स पे अलाउ क्या कर रहा है, वो कहता है जो रेंटल पे कर रहे हो ना, बस वो आपका एक्सपेंस है, जो रेंटल पे कर रहे हो, हालांकि उस रेंटल के अंदर मेरा इंटरेस्ट भी शामिल है, तो वो इंटरेस्ट नहीं मान रहा, वो रेंटल मान रहा है एज एन एक्सपेंस। तो इसमें दो चीजें ऐड बैक होती हैं। ठीक है, एक चीज क्या ऐड होगी जो मैंने अभी बताया, एक ऐड होगी फाइनेंशियल इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो अगर पूरी स्टेटमेंट पहले पढ़ लें, लीज पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू 10 मिलियन, ये तो पेमेंट की है, ये अलाउड है, ये माइनस करूंगा। विच इंक्लूडेड फाइनेंशियल चार्जेस ऑफ 3 मिलियन, ये डिसअलाउड होंगे, ये ऐड बैक होंगे।
लीज एग्रीमेंट was agreed on July 1, 2015, यानी 1 जुलाई 2015 को ये आपका एग्री हुआ था, तो इसका पिछले साल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये सिर्फ इस साल का है, क्योंकि ये साल मेरा शुरू ही जुलाई 1, 2015 से हो रहा है। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एट द इंसेप्शन ऑफ लीज वाज 100 million. Company's policy is to charge depreciation on lease asset at 10% straight line. ये डेप्रिसिएशन आ गई। टैक्स अलाउड टू रिकॉग्नाइज रेंटल पेमेंट एज एक्सपेंस, ये लिखा भी हुआ है इसमें। तो लिहाजा यहाँ दो चीजें मैं ऐड बैक करूंगा यहाँ, और पहली चीज जो ऐड बैक कर रहा हूँ वो मैं फाइनेंशियल चार्जेस, और दूसरी चीज को ऐड बैक करूंगा दैट इज नॉन एज डेप्रिसिएशन ऑन लीज्ड एसेट, यानी राइट ऑन, इसको अब हम नाम देते हैं वही लिख लीजिए, राइट ऑफ यूज एसेट। जो लीज्ड एसेट है उसको राइट ऑफ यूज एसेट कहते हैं न्यू स्टैंडर्ड के मुताबिक। अब फाइनेंशियल चार्जेस हम ऐड बैक करेंगे। फाइनेंशियल चार्जेस हमारे कितने हैं जी? 3 million, ये हमने ऐड बैक किए। जितनी डेप्रिसिएशन है वो 10% कह रहा है, और जो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट है वो 100 million है। 100 million का 10% 10 million आ गया, ठीक है। यहाँ पर आइएगा, यहाँ पे चूंकि मैं जीरो क्यों कर रहा हूँ, ऑब्वियसली के पिछले साल तो वो अवेलेबल ही नहीं था हमारे पास, ठीक है, इसलिए हमने इसको जीरो कर दिया। ओके, नेक्स्ट मूव करें पेमेंट्स में। अब पेमेंट जो आपने की है, रेंटल पेमेंट जो है वो अलाउड है। रेंटल पेमेंट जो आप लीज पेमेंट करते हो वो अलाउड है, और वो कितनी अलाउड है? 22.22 आया। ओके, रेंटल पेमेंट जो है मेरी वो है जी कितनी? 10 million। ये 10 million मैं इसमें से लेस कर दूंगा, और ये पिछले साल जीरो करूंगा तो पिछले साल ये अवेलेबल ही नहीं था। अब ये मेरी यहाँ तक ट्रांजैक्शन हो गई। अब नंबर 5 आइएगा, ठीक है। वो कहता है टैक्स एंड ऑफ ओन्ड एसेट आर एज फॉलोस। 30 जून 2014 को जो बैलेंस आ रहा है अकाउंटिंग में 500 है, और टैक्स में जो बैलेंस आ रहा है वो उससे 465 है, ठीक है। टैक्स का बैलेंस भी तो डिफर होगा ना, कैरिंग अमाउंट जिसको कहते हैं। जब टैक्स डेप्रिसिएशन डिफरेंट है तो टैक्स की कैरिंग अमाउंट भी तो डिफरेंट होगी, जिसको हम नाम देते हैं टैक्स बेस, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन विद रिड्यूसिंग बैलेंस, अकाउंटिंग में 20% और टैक्स में 15%। सो फाइन। तो अब मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऐड कर देता हूँ, वो टैक्स तो नहीं मानता, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जी। तो अब जरा देखिएगा, 2 साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है, पहले 2015 की निकालनी है। 2015 की डेप्रिसिएशन किस पे निकलेगी? 500 का 20%, रिड्यूसिंग बैलेंस है और कैरिंग अमाउंट 500 थी, तो 500 का 20% तो 100 आ गया, ठीक है। बाकी रह गया अब 400। अगले साल जो डेप्रिसिएशन आएगी वो कितनी आएगी? 80, ठीक है। ये तो आपने पढ़ा हुआ है ना, रिड्यूसिंग बैलेंस। 500 का पहले मैं 20% लूंगा, 100 एप्रिसिएशन आई और रिकॉर्ड कर दी। अगले साल कैरिंग अमाउंट 500 तो नहीं होगी, क्योंकि 100 और डेप्रिसिएट हो गया। अगले साल 400 होगी, और 400 का 20% लूंगा तो ये 80 आ जाए, ठीक है। अब आइएगा लेस नीचे आइएगा यहाँ पर, उसके बाद हाँ जी, टैक्स डेप्रिसिएशन। टैक्स डेप्रिसिएशन, अब टैक्स की डेप्रिसिएशन टैक्स की कैरिंग अमाउंट होगी, जिसको टैक्स बेस कहते हैं। टैक्स बेस मेरे पास 465 है। अब 465 का 15% लेते हैं, 465 का 15%, तो 69.75 वो यहाँ आएगा, 69.75, और ये माइनस में लिखेंगे क्योंकि लेस करना है टैक्स की डेप्रिसिएशन। और अगर ये अमाउंट यहाँ देखें कितनी आएगी, अब देखो 465 अमाउंट थी, इसमें से मैं पहले लेस करूंगा 69.75, और अब इसका 15% लूंगा, विच इज 59.29, 59.29, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक अब हमारे नंबर 5 स्टेप तक कैलकुलेट होगी। सिंपल अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड की, टैक्स डेप्रिसिएशन लेस कर दी। अब आइएगा नंबर 6, इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स ₹8 million for the year ended 30th June 2016, 5 million for the year ended 30th June 2015। ये इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, तो ये तो लेस होगी ना, एग्जेम्प्टेड इनकम, ये परमानेंट डिफरेंस है। इसको अब मैं यहाँ लिखूंगा एग्जेम्प्ट इनकम,
अब एग्जाम्प्ट इनकम मेरी कितनी है जी 8 मिलियन इस साल की, और पिछले साल की एग्जाम्प्ट इनकम थी 5 मिलियन। ठीक है, अब आखिरी ट्रांजैक्शन देखते हैं, क्योंकि नंबर 8 पे तो टैक्स रेट है, वो तो अभी हमें नहीं चाहिए स्टेप पे, मुझे सिर्फ टैक्सेबल प्रॉफिट निकालना है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30th June 2016 एन एक्सपेंस ऑफ रुपीज 16 मिलियन वाज डिसअलाउड, यानी 16 मिलियन का टैक्स एक्सपेंस जो है वो आपने डिसअलाउ कर दिया, टैक्स ने डिसअलाउ कर दिया। मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड नॉट टू फाइल रिव्यू पिटीशन विद द इनकम टैक्स अथॉरिटीज। अब आप रिव्यू में नहीं गए, आप अपील में नहीं गए, तो फिर सिंपल एक्सपेंस आपने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है हम इस पर टैक्स दे देंगे, तो ये डिसअलाउड एक्सपेंस हो गया, ये ऐड बैक होगा। और ये ऐड बैक जब होगा तो किस साल में होगा ये भी देख लीजिएगा, ये सिर्फ एक ही साल में आ रहा है और वो है 2016 डिसअलाउड एक्सपेंस। और ये अमाउंट है जी मेरे पास 16 मिलियन की, और यहाँ पर जाकर मैं जीरो कर दूंगा। अच्छा, जैसे ये रिकॉर्ड हुआ अब मेरा क्वेश्चन खत्म हुआ है। अब मैं पहले इस स्टेप पे आता हूँ और ये पहले प्लस कर लेता हूँ, ये सारे 20 ये जितने भी है ना ऐड वाले इनको प्लस करो, यानी 20 + 3 यहाँ से 20 + 3 23 33 111 127 आई थिंक, नहीं 129 129, ये प्लस हुआ। अब ये जो नीचे आएगा ये माइनस वालों को भी प्लस कर लें, 59 + 32 99.29 शायद 99.29। यस 99.2। ओके, इसी तरह अब यहाँ आते हैं, ये 115 ये तो सिंपल है, 115 ये 15 और 100 ऐड हुआ, यहाँ पर 3 ऐड होंगे 69 12 और 5 74 86 86.75 आ गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पर सिंपली लिख दूंगा टैक्सेबल प्रॉफिट। टैक्सेबल प्रॉफिट अब कैसे निकलेगा, 250 + 129 - 99.29, ठीक है, यानी प्लस वाले ऐड हो जाएंगे माइनस वाले माइनस, यानी ये मैं हाईलाइट भी करूंगा इसको ताकि बोल्ड हो जाए, आपको ज़हन में रहे कि ये अमाउंट मैंने ऐड करनी है इस अमाउंट में पहले वाले, और ये अमाउंट मैंने लेस करनी। तो पहली अमाउंट क्या आएगी जी, $250 + 129 - 99.29, ये आ रहा है 279.71। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, 100 + 115 - 86.75, ये आ रहा है 128.25। दिस वन इज टैक्सेबल, ठीक है जी। ये मैंने एक एग्जांपल आपके सामने फर्दर सॉल्व कर दी, अब 2 एग्जांपल आपके सामने आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम पढ़ेंगे हाउ टू कैलकुलेट द टैक्स इनकम, यानी नंबर सेकंड स्टेप जो हमने डिस्कस किया था पिछली स्लाइड में। और वो टैक्स वो क्या था, टैक्सेबल प्रॉफिट से अब आपने करंट टैक्स कैलकुलेट करना है, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट taxable tax, current tax, calculate current tax from taxable profit। ठीक है, अच्छा अब टैक्सेबल प्रॉफिट से आपने करंट टैक्स निकालना हो तो बहुत सिंपल तरीका क्या है, वेरी सिंपल, आप लोगे टैक्सेबल प्रॉफिट जो आपने स्टेप 1 में कैलकुलेट किया,
और इसको मल्टीप्लाई करेंगे एप्लीकेबल टैक्स रेट। एप्लीकेबल टैक्स रेट, एप्लीकेबल टैक्स रेट कौन सा रेट है? जो टैक्स लॉस के मुताबिक आपको अप्लाई होना है इस साल के प्रॉफिट पे, एप्लीकेबल टैक्स रेट। जैसे अभी जो आपके सामने ये मैंने एग्जांपल की हुई है, इस पे टैक्स रेट अगर हम 30% ले लें तो हम क्या करेंगे, 283,000 का 30% लेंगे तो ये मेरे पास टैक्स आ जाएगा 283,000 का 30%, 84,900। और इसी तरह अगर मैं दूसरी एग्जांपल में आऊं, यहां पर अगर मैं कहूं जी आप करंट टैक्स निकालें तो करंट टैक्स कैसे निकलेगा? तो जो आपका दोनों सालों का 2016 का जो इस साल का प्रॉफिट आ रहा है 279.71, इसको आप लोगे टैक्स रेट 30%, जो भी अमाउंट आएगी वो इस साल का टैक्स बन जाएगा। और अगर आपने निकालना हो करंट टैक्स ऑफ 2015 तो आप 2015 का प्रॉफिट लोगे 128.25 इंटू 30%। ठीक है जी। अब यही अगर अमाउंट मैं यहाँ ले आता हूँ, इसी से आगे इसी कॉलम में आगे ले जाते हैं और यहाँ मैं लिखता हूँ करंट टैक्स, और करंट टैक्स आप कैलकुलेट करते हैं 279.31 का 71 का 30% विच इज इक्वल टू 83.91। ये करंट टैक्स आ गया इस साल का, और पिछले साल का आपका करंट टैक्स जो आएगा वो आपका बनेगा 38.48 राउंडिंग करके। ठीक है, सो दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेटिंग द करंट टैक्स। बहुत इजी है। अब इससे अगले स्टेप पे जाने से पहले मैं जरा अटेंडेंस पहले लगा लूं आप लोगों की, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जी, तो सबसे पहले अब्दुल्ला शौकत, अहमद इशफाक, Present. अंसर शफीक, असलान जफर, Yes, sir. असद मुनीर, एमन मुजीब, Present, sir. दूर शहबार, ईमान तारिक, Present, sir. फयाज नुमान, फाहद अहमद ख्वाजा, फजर अफजल। सर दुरुश और प्रेजेंट हूँ। अच्छा, फजर अफजल, राना, नेक्स्ट आइएगा। हमादुल्लाह, Present, sir. हानिया खालिद, हीरा नहीद, जवेरिया जफर, मेमूना जुबैर, महविश खान, प्रेजेंट सर। मिशल जमीर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अहमद, प्रेजेंट सर। ओके, मोहम्मद अली खरल, एहतशाम, हमजा आमिर, काजिम रजा, Present, sir. मोहम्मद उस्मान,
Yes, sir. मोहम्मद जकरिया, Present, sir. मुनीब हसन, नवाल फखर, नोमान जावेद, Present. कलवशा महमूद, हो गया Yes, sir. कलवशा महमूद, Present, sir. कुरातुलैन असलम, Yes, sir. राबिया साकिब, Present, sir. शाहिद अकरम, सैयद मासूमा बतूल, Present, sir. तहरीम सलमान, उसामा खान, जुनैर वसीम। जी कोई ऐसा जिसका नाम ना आया, नाम अटेंडेंस ना लगी हो प्लीज। गुलेराना प्रेजेंट। गुलेराना प्रेजेंट। और कोई? अच्छा अब आइएगा जरा यहाँ पर करंट टैक्स की कैलकुलेशन में एक छोटा सा पॉइंट और फाइनल टैक्स रिजीम का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, टैक्स जिन्होंने पढ़ा है। बेसिकली होता क्या है, कुछ आपकी इनकम ऐसी होती है जो सेपरेट ब्लॉक में फॉल करती है और उस पर एक टैक्स रेट डिफर होता है। मिसाल के तौर पे डिविडेंड इनकम पे टैक्स रेट डिफरेंट है, आपकी जो लॉटरी वगैरह निकलती है, प्राइस बॉन्ड जो मनी विन करती हो उस पर जो आपका टैक्स है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो इसलिए कुछ इनकम ऐसी होती है जिस पर डिफरेंट टैक्स रेट्स आते हैं, उसको हम कहते हैं फाइनल टैक्स रिजीम में आना, ठीक है। तो जिस वक्त अगर कोई ऐसी इनकम इसके अंदर इंक्लूड हो जिस पर सेपरेट रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल हो, तो फिर दो स्टेप पे करंट टैक्स हम कैलकुलेट करें, ठीक है। यानी दो स्टेप पे। फॉर एग्जांपल वैसे तो है नहीं, लेकिन समझाने के लिए मैं कहता हूँ कि ये जो आपकी इनकम आ रही है या कोई इनकम भी नहीं है ना, इनकम नहीं, चलो खैर वैसे समझाने के लिए मैं ले लेता हूँ कि इसके अंदर इंक्लूड है, अलहदा से ले लेते हैं, डिविडेंड इनकम, यानी डिविडेंड इनकम इंक्लूड है विच इज टैक्स्ड एट 15%, ठीक है। और मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट मैं ये ले लेता हूँ, बाकी छोड़ दें ऊपर ये जितनी अमाउंट है 283,000, यानी 283,000 को अब मैं डायरेक्ट 30% करूंगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो हमें क्वेश्चन में ये बता रहा है कि इसके अंदर एक ऐसी इनकम भी शामिल है डिविडेंड इनकम जिसकी अमाउंट 20,000 रुपीज है और वो उस पर टैक्स लगेगा 15% पे। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको दो स्टेप पे करंट टैक्स निकालेंगे। पहले स्टेप पे क्या करेंगे, 283,000 इनटू माइनस 20,000, पहले मैं 20,000 माइनस करूंगा वो वाला जिस पे सेपरेट रेट लगना है और इसका 30% लूंगा, ठीक है ये, और फिर जो 20,000 है उसका अलहदा से 15% लूंगा। यानी मैंने टैक्स कैलकुलेट 283 पर ही की है, लेकिन डायरेक्ट 283 पे अब मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, तो 283 में से पहले मुझे 20,000 लेस करना पड़ेगा और उसके बाद मैं उसका 30% लूंगा, तो 78,900 आ जाएगा और 3,000 ही आ जाएगा। तो अब टैक्स आ जाएगा 31,000। बहरहाल नेक्स्ट क्लास में, अब कुछ सेकंड रह गए, नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद साथ ही अंडर ओवर प्रोविजन आ जाएगी जो हमने डिस्कस करना, अंडर प्रोविजन और ओवर प्रोविजन ऑफ करंट टैक्स, ठीक है। इसको जरा अच्छी तरह देख लेना, मैं आपसे शेयर करता हूँ अभी, आपको ये क्लास खत्म होते ही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसको जरा अच्छी तरह आपने सारा का सारा एक दफा रीड करना है और जो एग्जांपल मैंने करवाई है इसको एक दफा फिर कर लें।